जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ पाठशाला में। तो अगला हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब इसके दो लेक्चर को हम लोग पहले देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। अगला ये हमारा जो टॉपिक होगा ये पार्ट 3 होगा और इसमें हम पूरे नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको नंबर सिस्टम पर अपना समझ बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेंगे। तो चलिए देर बिना किए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और अपने नोट्स को भी तैयार करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब देखिए इस नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको भी समझते हैं। हम लोग इस नंबर सिस्टम में सबसे शुरू में नंबर को पढ़े थे, समझ रहे ना, याद है ना सब लोगों को, नंबर को पढ़े थे। इसके बाद हम लोग डिजिट के बारे में एक्सप्लेन किए थे, डिजिट को भी समझे थे, समझ रहे ना कि आखिर ये डिजिट होता क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे वेरियस टाइप ऑफ नंबर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका बिल्कुल लेक्चर 2 में, पार्ट 2 जो इसका वीडियो है उसमें डीप एक्सप्लेनेशन है। एक बार जरूर सब लोग आप विजिट करेंगे इस चैनल पर। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहा था उसको हम लोग डेसिमल बोले थे। क्या बोले थे? डेसिमल। और इसको भी हम लोग कंप्लीटली देख चुके हैं। अब आज के क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर का जो भी रिलेशन होगा इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है ना इरेशनल नंबर में, वो आपको हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। हम ये दोनों बात को समझेंगे, रेशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और इरेशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। समझ रहे ना? तो यहां से पहले आपको क्या समझना है कि जैसे हम सबसे शुरू में रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट में किसकी बात कर रहे हैं? रेशनल नंबर का। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको कह रहा है कि 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, 2/5 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको क्या करना है? इसके सॉल्यूशन में बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होता है, समझिएगा ध्यान से। आपको फर्स्ट में क्या ये डिसाइड करना है, आपको पता है ना दुनिया के हर एक नंबर इस नंबर लाइन पर है, चाहे वो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, ये सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पर होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अगर हम यहां से समझे तो ये नंबर दो तरह के हैं, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो निगेटिव नंबर होगा। क्लियर है? अगर निगेटिव होगा तो वो लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होगा और अगर वो पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में रिप्रेजेंट होगा। अब आपको समझना यही है कि ये जो 2/5 है, समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला बात क्या कि ये जो 2/5 है ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये राइट साइड में रिप्रेजेंट होगा। अब समझिएगा कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक छोटा सा लाइन खींचेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है वहीं से आप शुरू करेंगे। डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलना है, समझ रहे हैं ना? अब यहाँ 1 से हमेशा स्टार्ट करते हैं, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। इसको आप तब तक लिखेंगे जब तक कि वो कट के क्या नहीं हो जाए? 1 नहीं हो जाए। समझ रहे हैं ना? आप कहां से स्टार्ट किए थे? 0 से स्टार्ट किए थे, कहां तक आप पहुंचे? 1 तक पहुंचे और इसी के बीच में ये कहीं पर 2/5 होगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ हम देख रहे हैं ना 2/5 है और ये इस तरह से क्या होगा? रिप्रेजेंट होगा। तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कहां से होगा? 1 से होगा और उसको तब तक हम लिखेंगे जब तक कि वो कट के क्या नहीं हो जाए? 1 नहीं हो जाए। समझ रहे हैं ना? अगला कट के जब तक वो राउंड फिगर में 2 नहीं हो जाए तब तक हम उसको लिखते रहेंगे। क्लियर है? समझ रहे हैं ना सब लोग? तो इससे हमको एक ये भी बात पता चला कि रिप्रेजेंटेशन से पहले हम ये भी समझ सकते हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चन है वो किसके बीच में होगा। तो अब आप देखिए यहां से 5 से अगर 2 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या ये 5 से 2 एक बार में भी लगेगा? बताइए, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। तो 5 4 जो आपको क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ रहे ना? मतलब अगर हम 5 से 2 को काटेंगे तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा 0.4 होगा। समझ रहे हैं? अब हमको क्या पता चला कि ये जो 2/5 है ये 0 से तो बड़ा है लेकिन हर हाल में कहाँ है भाई? 1 से छोटा है। समझ रहे ना? तो ऐसे कोई भी वैल्यू जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से आपको क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ऐसे क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। अगर हम कहें भाई कि -2 आपको 8 है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, या हम यहाँ लिख लेते हैं -5/8, थोड़ा सा बड़ा लिखें। तो अब अगर आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो पहले तो आपको यही सोचना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव वैल्यू है। तो ये कैसा वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू है।
अब ये निगेटिव वैल्यू है तो ये नंबर लाइन की किस साइड प्रूफ होगा, किस साइड रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं ना। अब ये नंबर लाइन में एक पॉइंट ओरिजिन लेते हैं जो कि 0 से स्टार्ट है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को लिखने चलना है। कैसे लिखते रहना है कि आप डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे और न्यूमरेटर कुछ भी लिखा रहे, लेकिन शुरू आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से करना है। अब ये माइनस का है तो -1 हो जाएगा, उसी तरह से -2/8, -3/8। आपको ये कब तक लिखना है, जब तक कि कंप्लीटली कट ना जाए, राउंड फिगर में डिवाइड ना हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो -4/8, -5/8, -6/8, समझ रहे हैं, -7/8 और इस तरीके से यहाँ पर -8/8 आए। क्लियर है। अब ये -8/8 कट के यहां से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आया। अब देखिए ये इसी में कहीं ना कहीं -5/8 है, तो वो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर -5/8 है और इस तरीके से आप इसको क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, समझ रहे हैं ना। तो अभी हम किसकी रिप्रेजेंटेशन को देखें, रेशनल नंबर का। अब ये रेशनल नंबर में भी हम किसका रिप्रेजेंटेशन देखें, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो। ऐसे ऐसे वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन देखें। अगर हम कहें कि जहां न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो ऐसे वैल्यू को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल हम लिखते हैं, 12/5 लिख लीजिए, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर आपको क्या छोटा है, तो इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप बेसिक सा एक बात समझिए कि आप इसको भी विदाउट कैलकुलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि थोड़ा सा जगह आपको ज्यादा लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो जगह ज्यादा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सही ही होगा, वो गलत नहीं होगा, ये बात आप क्लियर रखें, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम इसको देखें तो आपको क्या पता है कि आप कहां से शुरू करते हैं, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग कहां से होता है, हमेशा 1 से होता है। हमेशा आपको किससे करना है, 1 से करना है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5, पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड जाएगा, ये 2/5, समझ रहे हैं ना, 3/5, 4/5, 5/5। आपको ये तब तक लिखना है जब तक कि हमको 12/5 नहीं आ जाए, और उसके कुछ एक स्टेप आगे तक जाना है जो काट के राउंड नंबर वैल्यू हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, ठीक है, और 15/5। अब आप देख रहे हैं ना, प्रोसेस सेम है, समझ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या कर दिया, जगह ज्यादा ले लिया, लाइन बड़ा हमको खींचना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए भी हम आपको अभी दूसरा मेथड समझाएंगे। तो अब यहाँ अगर आप देखिए तो 5/5 कट के कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ 10 को काट के आप क्या लिख लिए, 2 लिख लिए, क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ इसको काट के आप क्या लिखे, 3। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 1 यूनिट, यहाँ से जो यहाँ तक का वैल्यू है दूसरा यूनिट, क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से जो यहाँ तक का वैल्यू है वो क्या है, तीसरा यूनिट है। अब इसी के बीच में ही कहीं 12/5 है, तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको 12/5 है और ये आप नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लें। लेकिन ये अभी बहुत छोटा वैल्यू, जैसे 12/5 था। अब मान लीजिए 100 में अगर 21 दे देता, ठीक है, तो वो क्या 100 को लाइन हम इतना बड़ा खींचते नहीं खींच पाते, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास जो सेकंड मेथड है, आप हमेशा इसी को अप्लाई करें। आप देख रहे हैं ना, 12/5 कहाँ हुआ, 2 के बाद है लेकिन 3 से क्या है, पहले है। 2 के बाद है लेकिन 3 से क्या है, पहले है। तो ये बात आप बिना रिप्रेजेंट किए भी पता कर सकते हो, आप पहले भी ये बात पता कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो भाई, तो ये 12/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, 5 से इस 12 को डिवाइड करें, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर आपको क्या आ गया, 2। मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये जो क्वेश्चंट होता है उसको यहाँ, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर में, और जो डिवाइजर होता है यहाँ। इसका मतलब ये है कि जो 12/5 है उसका वैल्यू है 2 होल 2/5। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत आसान है। आप एक नंबर लाइन खींचिए, 0 लीजिए। अब ये जो 2 है ना आगे में, ये क्या है, एक होल नंबर वैल्यू है, मतलब 0 से 1 तक आपके पास कंप्लीट है, 1 से 2 तक आपके पास कंप्लीट है, समझ रहे हैं ना। लेकिन 2 के बाद ये टुकड़ा है, 2/5 क्या एक पीस है, टुकड़ा है। तो वहां से हमारा क्या स्टार्ट होता है भाई, फ्रैक्शन स्टार्ट होता है। वहां से आपको क्या स्टार्ट होता है, टुकड़ा स्टार्ट होता है। तो 0 से 1 तक तो आप कंप्लीट लिख लेते हैं, उसी तरीके से 1 से 2 तक भी आप कंप्लीट लिख लिए। लेकिन इसके बाद ये क्या स्टार्ट हो रहा है, फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो अगर ये फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है तो हम अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो आप कैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 लिखेंगे, और न्यूमरेटर कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से, भले यहाँ कुछ भी लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और ये आपको कट के क्या हो जाएगा, 5/5। अब आप देखिए यहाँ समझिएगा, 0 से 1 तक तो आप यूनिट ले चुके हैं,
1 से 2 तक भी आप ले चुके हैं, और जब 2 से हम आगे की ओर बढ़े तो ये 5 5 कट के कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो 2 में 1 जुटेगा तो कितना आएगा, 3। मतलब ये जो वैल्यू है 2 और 3 के बीच में कहीं पर है, 2 और 3 के बीच में आपको कहीं पर है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर 2/5 का यहाँ पर है, और इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करिए, समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या समझाया आपको कि जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, समझ रहे हैं ना, तो उसको आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जहां न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वहां पर आपको क्या करना है, पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है और फिर उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। जो होल नंबर रहेगा उसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा, और जो टुकड़ा रहेगा उसको इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहां पर हम लोग क्या किए, रेशनल नंबर के जो भी टाइप थे उसको रिप्रेजेंट किए। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। अब देखिए भाई, अगला जो टॉपिक हमारा है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस बात को भी आगे समझते हैं कि इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। आप अगर आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो पक्का एक बार कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको हर एक छोटा छोटा बात समझ में आ जाए, और बिना स्किप किए पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम अगला टॉपिक क्या देखेंगे, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। और बहुत बढ़िया से आप इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, क्योंकि वो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इरेशनल नंबर को। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर का, तो सबसे पहला बात यही हो जाता है कि हम इरेशनल नंबर कहते किसको है। तो हम इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो P बटा Q में क्या हो, टूटे नहीं, समझ रहे हैं ना, जो P बटा Q में टूटे नहीं, या P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल था। एक तो एग्जाम्पल था डेसिमल वाला, जैसे 0.001001, और एक एग्जाम्पल वो भी था जिसको हम इम्परफेक्ट रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट। तो इस इम्परफेक्ट रूट में √2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या 4 होगा, 4 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट रूट में। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर वो कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आपको आसान तरीका बताने जा रहा हूं, समझिएगा। जैसे हम क्या जानते हैं, हमारे पास अगर एक नंबर लाइन है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, एक नंबर लाइन पर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, सिर्फ यही वैल्यू है क्या? इस नंबर लाइन पर सिर्फ रेशनल नंबर की वैल्यू है? बिल्कुल नहीं, इस पर इरेशनल नंबर का भी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो √2 का वैल्यू 1.414 डॉट 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 ऐसे होता है। तो अगर हम समझे इस बात को, तो इसका नॉर्मल वैल्यू हम 1.4 कर सकते हैं अप्रोक्स में जो है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये जो 1.4 है इसका क्या, एक नॉर्मल वैल्यू है। अब ये 1.4 कहां होगा, 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि √2 जो है 1 से बड़ा है लेकिन 2 से आपको क्या है, छोटा है। तो ये हर हाल में आपको कहां पर होगा, 1 और 2 के बीच में होगा। समझ रहे हैं ना भाई, क्लियर है आपको। तो ये बात है आपको समझना है। लेकिन अब आपको यहां पर मैं कुछ खास बातें समझाने जा रहा हूं कि अगर आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए यूज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पहला बात कि अगर आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसमें दूसरी क्या बात है, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसको प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है, समझ रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको सबसे आसान भाषा समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ऑलवेज, ऑलवेज की मैं बात करूं, ऑलवेज आपके लिए कुछ भी आप लेट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है, मैं इसलिए समझा रहा हूं ऑलवेज क्योंकि आप कभी गलती नहीं करें, ठीक है। ऑलवेज परपेंडिकुलर के जगह पर आप क्या करेंगे, 1 यूनिट लेट करेंगे, ऑलवेज लेट। ये आपको क्या करना है भाई, लेट करना है परपेंडिकुलर के जगह। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं क्या बताने जा रहा हूं कि बेस जो होगा, बेस जो होगा, लेट लेट बेस 1 लेस देन गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू, एक आप गिवन वैल्यू से कम लेट करेंगे हमेशा। एक गिवन वैल्यू से आपको क्या करना है, कम लेट करना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल, और ये 3 बात पर पूरा आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि आपको √7 को रिप्रेजेंट करना है, ये आपका एग्जांपल है कि आपको √7 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करना है भाई, पहले पहले आपको एक नंबर लाइन खींच लेना है, सही है, नंबर लाइन खींच लिए। अब आपको क्या करना है कि एक जीरो वाला पॉइंट ले लेना है, ये तो हम हमेशा कर रहे हैं।
अब समझिएगा इसको हम कैसे सेट करेंगे। हम क्या जानते हैं कि हम यहाँ परपेंडिकुलर जो होगा वो कितना यूनिट लेट करेंगे, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट, समझ रहे हैं ना, 1 यूनिट, ठीक है। और अब हाइपोटेनस के जगह, सॉरी बेस के जगह मैंने आपको क्या समझाया कि जो रिप्रेजेंट करना है उससे एक कम वैल्यू लेंगे। जैसे √7 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या लीजिएगा √6, अगर √8 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या लेना है √7, समझ रहे हैं ना। तो √7 अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप बेस के जगह क्या लीजिएगा √6 यूनिट लीजिएगा। अब एक बात और मैं समझा रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। क्या आप √6 का एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है? नहीं पता है, लेकिन हम इतना जरूर समझ रहे हैं कि जो √6 है वो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब 9 से तो छोटा है लेकिन 4 से क्या है बड़ा है, मतलब 2 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 4 के स्क्वायर से क्या, 3 के स्क्वायर से क्या है भाई छोटा है। तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में कहीं पर आएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं, रिप्रेजेंटेशन है। प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि उसके लिए तो मुझे कंपास वगैरह चाहिए था, लेकिन प्रोसेस आपको हम समझा रहे हैं। अब आपको क्या पता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये आपको क्या होता है बेस होता है। और इन तीनों के रिलेशन से एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, उसको h इज इक्वल टू √p² प्लस b² लिखते हैं। क्लियर है इतना दूर तक? अगर हम समझे इस बात को तो p के जगह हम कितना यूनिट लिए 1 और b के जगह हम कितना यूनिट लिए 6 और इसका हम क्या किए स्क्वायर किए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और उसी तरीके से अगर हम समझे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और यहां से ये वाला आपको क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 6 और यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या आ गया √7। तो अगर हम कंसीडर करें तो इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात है कि बेस के जगह आपको क्या लिखना है √6। अभी मैंने आपको समझाया कि जो √6 है ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन ये 3 के स्क्वायर से क्या है भाई छोटा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये 2 और 3 के बीच में कहीं पर होगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, यहां से एक यूनिट आपको ले लेना और इसको हम क्या करें भाई 1 का है, 1 डाटा है 0 से 1 तक आपको यहां तक है। अब आपको क्या करना है दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो 2 यूनिट का ले लेना। अब 2 से थोड़ा सा बड़ा आपको अपने मर्जी से, स्केल है तो स्केल से √6 का वैल्यू याद करके स्केल से बना सकते हैं या थोड़ा सा आप बढ़ा लीजिए क्योंकि वहां जो कॉपी चेक करने वाले वो स्केल लेके थोड़े रहेंगे या आपके हर एक छोटा छोटा गलती निकालेंगे। जो टीचर होते हैं उनका काम है बच्चों को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, ना कि गलती निकालना, समझ रहे हैं। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर सही कर रहा है, प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है तो उसको करेक्ट किया जाए, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा मान लीजिए आपको यहां तक आया और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक का वो किसका वैल्यू है √6 का। क्लियर है। अब आपको क्या पता है एल्टीट्यूड की जगह पर आपको क्या लेना है 1 यूनिट, तो ये आपको क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहां पर जो एक इंफॉर्मेशन बनाए, ठीक है, तो अगर हम बेस के जगह √6 लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना यहां तक, और परपेंडिकुलर की जगह 1 अगर हम लिख रहे हैं तो इस हाइपोटेनस का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। अब आपको क्या करना है कि कंपास खोलिएगा, शार्प पॉइंट को यहां, पेंसिल को यहां, और यहां पर रख के आप क्या करेंगे ये लाइन को ऐसे गिरा लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब ये लाइन जहां पर डाउन होगा, जहां पर ये डाउन होगा, ठीक है, ये लाइन आपको जहां पर भी ये डाउन होगा, समझ रहे हैं ना, वही वैल्यू हमारा किसका हो जाता है √7 का हो जाता है। वो वैल्यू हमारा किसका हो जाता है √7 का। और इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं √7 को रिप्रेजेंट किए। एक दो और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं समझाऊं कि आप √10 को रिप्रेजेंट कीजिए √10 को, तो आप क्या करेंगे, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल सोचने के बाद आपको परपेंडिकुलर के जगह हमेशा 1 लेना है। देखिए भाई समझिएगा, अगर मैं समझू कि परपेंडिकुलर के जगह यहां पर 2 लिख लें, समझ रहे, तब भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूजन, आपको एक प्रोसेस पर ध्यान देना है। बनाने के बहुत सारे तरीके, लेकिन जो आपको समझ में आए वैसे प्रोसेस पर आपको क्लियरली ध्यान देना है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हमको क्या समझना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह आपको क्या लेना है 1 यूनिट लेना है, ठीक है, और बेस को क्या करना है 1 कम लेना है, समझ रहे हैं ना। तो अगर हम यहां से समझे तो ये तो फिक्स है कि लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये तो आपको फिक्स है कि परपेंडिकुलर की जगह 1 यूनिट लेना है। अब बेस के जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, बेस के जगह हम क्या लिख सकते हैं इस गिवन वैल्यू से 1 कम। अब जैसे √10 है तो उससे 1 कम आप क्या लिख सकते हैं √9 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, √9 लिखेंगे, समझ रहे हैं। और ये क्या किया हम लेट किए, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि उसमें हाइपोटेनस का वैल्यू हमारा √10 हो जाए, समझ रहे हैं ना, क्लियर है। अब हम डायग्राम पर काम करते हैं, समझिएगा बाबू, यहां से ये आपको 0 हो गया, ठीक है। अगर हम देखें तो बेस के जगह 9 है, 9 का मतलब क्या 3, ये तो परफेक्ट वैल्यू वाला है ना,
तो ये तो और आसान बन गया, ठीक है। तो 0 से 1 यूनिट, 1 से 2 यूनिट, समझ रहे, और 2 से ये 3, आपको झंझट ही नहीं कि आपको थोड़ा सा बढ़ा के लेना है, थोड़ा सा कम लेना है, ये तो बहुत आसान हो गया, समझ रहे ना। तो 3 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1 यूनिट एल्टीट्यूड लेना है। 1 यूनिट एल्टीट्यूड मतलब बेस के जगह हम क्या ले चुके हैं, √9, ठीक है, और एल्टीट्यूड की जगह हम क्या ले रखे हैं भाई, 1 ले रखे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये नंबर लाइन पर हम ऐसे खींच लेंगे, जब यहां हम फॉर्मूला लगाएं एच का, तो वो क्या हो जाएगा, p² + b², ठीक है। अगर हम इस बात को समझें तो p के जगह 1 का स्क्वायर और b के जगह कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, सही है, 3 का स्क्वायर। अब यहां से अगर हम अरेंज करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 आपको कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब इसमें इस हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ गया, 10 यूनिट आ गया, √10 यूनिट आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेन शार्प और यहाँ पर पेंसिल, देखिए ये छोटा पड़ रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर शार्प लोहा वाला भाग, यहाँ पर पेंसिल, और यहाँ रख के आपको क्या कर लेना है, ऐसे डाउन कर लेना, ठीक है। अब इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, और ये जहां पर मिलता है वही आपको क्या हो जाता है, उस गिवन वैल्यू, जैसे 10 है तो √10 का रिप्रेजेंटेशन हो, समझ रहे ना। अगर ये फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे, और लाइक भी करते चलेंगे आपको अगर समझ में आ रहा है भाई, ठीक है। और कोई भी डाउट हो बेहिचक पूछिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप मैथ से जो डरते हैं वो खत्म हो जाएगा अगर आप सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलते हैं, समझ रहे हैं ना। और आप लोग भी बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, बिल्कुल कंटिन्यू देखना है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप में परफेक्टनेस आएगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना आप लोगों को भी भाई। तो मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक पक्का करते चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे कि इरेशनल नंबर का और भी बहुत सारा रिलेशन होता है, वो कैसे हम इस बात को समझते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर इरेशनल नंबर है तो उसको फंडामेंटल साइंस से हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का काम। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को, आपको पूछते रहना है, समझ रहे हैं ना, आप हर छोटे छोटे बात को समझ के पूछ सकते हैं। अब आज आपको हम बताएंगे रिलेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, समझ रहे हैं ना, रिलेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये क्या होता है समझिएगा, आप रेशनल नंबर के बारे में भली भांति जानते हैं कि जैसे 2 को 5 में जोड़ेंगे तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा, 7 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन मेन रूप से हम क्या समझेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। जैसे अगर भाई हम एग्जांपल यहां से देते हैं कि कोई भी इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो √2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, ये खुद आंसर है, ये आपको जो है, ये आपको क्या भाई खुद एक आंसर है, और ये इस तरीके से क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम क्या समझे कि कोई भी इरेशनल नंबर, आप दुनिया के कोई भी इरेशनल नंबर उठाइए, उसको अगर आप रेशनल के साथ जोड़ेंगे तो हर हाल में आपको क्या मिलेगा भाई, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, चाहे वो एक नंबर का हो या एक टर्म का हो या 2 टर्म का हो। अगर हमको एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, 2 + √3, ठीक है, ये आपको क्या एक इरेशनल नंबर है। अब अगला आपको क्या चाहिए, रेशनल चाहिए, रेशनल, ठीक है। तो मान लीजिए हम 4 लिख लेते हैं, ठीक है, एक आपको 2 + √3 है, एक आपको सिर्फ 4 है, इसको हम क्या करें बाबू, इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इरेशनल नंबर है, और ये आपको क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, रेशनल वाले को रेशनल के साथ जोड़ लेंगे तो 2 और 4 आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन क्या ये √3 जुटेगा, नहीं जुटेगा, और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा भाई, रेशनल नंबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो ऐसे हम चीजों को समझें। अगर दूसरे एग्जांपल की हम बात करें कि अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं, तब क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसके भी हम 2-3 एग्जांपल लेंगे और फिर समझेंगे कि कितना ये आसान है। बहुत सारे बच्चे रूट देखते हैं डर जाते हैं, अरे भाई डरना नहीं है, मैथ से प्यारा सब्जेक्ट कोई बना ही नहीं, समझ रहे ना, क्योंकि आपको पता है ना, मैथ को हम लोग लैंग्वेज ऑफ गॉड कहते हैं, ये भगवान की भाषा है, समझिएगा। हर चीज को इतना सिस्टमेटिक बनाना सिर्फ मैथ की काम है। तो इसीलिए आपको रूट देख के डरना नहीं है, और आप बिल्कुल सही जगह है भाई, जो भी यूट्यूब पर है, आपको मैं मैथ के डर जो है आपके दिमाग में, उसी को खत्म करने के लिए यूट्यूब पर आया हूँ। तो बिल्कुल शांति से आप पेन पेपर उठा के लिखते चलिए और देखते चलिए। अगर हम समझे भाई ये इरेशनल नंबर में, तो अगर √3 को और √2 को जोड़ते हैं तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो इसका भी रिजल्ट आपको √3 + √2 ही रह गया, जो कि अभी क्या है भाई, एक इरेशनल नंबर है, समझ रहे ना। लेकिन अगर हम अगला एग्जाम्पल की बात करें कि 2 + √3 एक एग्जाम्पल है, और यहाँ 2 - √3
ये भी एक इरेशनल नंबर है, आप देख रहे हैं ना, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल। अब दोनों को हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। अब ये √3 आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास क्या बच गया, 4। और हम 4 को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर हम कहेंगे। क्या कहेंगे, 4 को रेशनल नंबर। तो आप देख रहे हैं ना कि जब दो इरेशनल नंबर को हम जोड़े शुरू में तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम यही दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ जा रहा है। समझ रहे ना। तो हम क्या समझे कि दो इरेशनल नंबर को आप जोड़िएगा तो क्या होगा, सम टाइम रेशनल नंबर एंड सम टाइम इरेशनल नंबर। ये दोनों बातें आपके पास आएंगी, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। दो इरेशनल नंबर को हम जोड़ेंगे तो कभी कभी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, और कभी आपको क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। क्लियर है। अब यहां पर हम एक बात और समझें कि हमारे पास इरेशनल नंबर जो है, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो रेशनल नंबर क्या हो गया, जुट गया, तो उसी तरह से हम इरेशनल नंबर को भी जोड़ते हैं। लेकिन कैसे इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, लाइक टर्म वाले इरेशनल। अगर हम समझें कि ऐड हम कैसे करेंगे इरेशनल नंबर, तो ऐड उन इरेशनल नंबर का होगा जो क्या है भाई, लाइक टर्म में है, जो क्या है, लाइक टर्म में। समझिएगा, मेरे ध्यान से जरा समझेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें भाई, √2 प्लस 3√2 प्लस √7 लिखा है, तो आपको पता है इरेशनल नंबर में हम किसको जोड़ते हैं, उसके कोफिशिएंट को। और कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं, जो इस वैल्यू के आगे में नंबर लगा रहता है। समझ रहे हैं ना, तो उसको हम जोड़ते हैं। लेकिन हमको सबसे पहले ये भी समझना है कि लाइक टर्म हम किसको कहते हैं, तो जो रूट के अंदर होता है उसके जैसे वाले जो जो भी वैल्यू हैं उन सबको लाइक टर्म कहें। जैसे √2 और √2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको किसमें चले जाते हैं, लाइक टर्म में चले जाते हैं। समझ रहे ना। तो यहाँ कै गो √2 है बाबू, कुछ नहीं है, तो ए गो √2 है। यहाँ पर आपको कै गो √2 है, 3 गो √2 है, तो ए गो √2 और 3 गो √2 जुट जाएगा, और जुट के आपको क्या बना देगा, 4√2। लेकिन क्या यहाँ पर भी √2 है, नहीं है, तो ये कैसा वैल्यू हो गया, ये अनलाइक वैल्यू हुआ। तो सिर्फ हम इरेशनल नंबर को लाइक वैल्यू में जोड़ते हैं, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, √7, और ये आंसर। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लाइक इरेशनल नंबर को ही हम जोड़ेंगे, अनलाइक वाले को नहीं जोड़ेंगे। और जोड़ते किसको है, उसके कोफिशिएंट को, मतलब उसके आगे वाला वैल्यू क्या है। जैसे अगर अगला एग्जांपल की हम बात करें, 3√2 4√2, ठीक है, 5√3 6√3, ऐसे कह दिया। आप कह दिए कि चारों को आप जोड़िए, ठीक है, तो हम इसको जोड़ते हैं भाई, समझिएगा ध्यान से। 3√2 प्लस 4√2 प्लस 5√3 प्लस 6√3। अब आप देखिए ना, ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों आपको एक जैसा है, तो हम इसको जोड़ेंगे। लेकिन किसको जोड़ेंगे, ये जो आगे में है कोफिशिएंट उसको। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 3 गो √2 है और यहाँ पर 4 गो √2, 3√2 है और 4√2 है। तो जब 3 गो √2 में 4 गो √2 जोड़ेंगे तो कै गो √2 हो जाएगा, 7 गो √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 7√2 हो गया। उसी तरीके से अगर हम देखें तो 5 गो √3 में 6 गो √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 गो √3 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया भाई, आंसर हो। समझ रहे ना। तो ऐसे हम लाइक टर्म वाले जो भी इरेशनल नंबर है उसको जोड़ते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, सब्ट्रैक्ट। हम ऐसे यहां पर क्या पढ़े कि जब दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब दो रेशनल इरेशनल रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या होगा। ऐसे ही हमारे पास अगला जो वैल्यू है वो इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को घटाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए 4 एक इरेशनल नंबर, उसमें √2 को घटाएंगे तो क्या ये घटेगा, ये लाइक तो है ही नहीं ना, ये दोनों क्या है, अनलाइक है। ठीक है, तो ये घटेगा नहीं, ये खुद इसका आंसर है, ये खुद आपको क्या भाई आंसर है। मतलब इरेशनल नंबर में अगर रेशनल को घटाइएगा तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपको क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। क्लियर है इतना दूर तक, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर आगे हम समझे इसी बात को, तो किसी इरेशनल नंबर से अगर हम इरेशनल नंबर को घटाएंगे तब क्या, यही तो मेन समझना है कि जब हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब हम इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को घटाएंगे तो क्या होगा, समझिएगा। तो इसके दो एग्जांपल हम लिखेंगे। अगर मान लीजिए √5 में 3√5 में 1√5 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो 3 गो √5 से 1 गो √5 अगर घटाएंगे तो आपको कितना बन जाएगा, 2 गो √5 बन जाएगा। और जो कि ये आपको क्या है, ये आपको एक इरेशनल नंबर है, जो कि ये क्या है भाई, इरेशनल। तो अभी तो हम इरेशनल को इरेशनल से घटाए तो इरेशनल हमारे पास आया। लेकिन आपको क्या समझना है कि अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें और 3√5, ठीक है, और अगला जो वैल्यू हम लिख रहे हैं 2, समझिएगा, प्लस
3√5। अगर हम इसको घटाते हैं, समझ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा भाई, 3√5 माइनस 2 प्लस 3√5, सही है। अब ये तो आपको एज इट इज लिखा जाएगा 3√5, लेकिन ये माइनस से इसमें क्या करेंगे आप, गुना करेंगे ना, तो माइनस इंटू टू, -2, माइनस और प्लस आपको क्या हो जाएगा, -3√5। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखो भाई, यहाँ 3√5 प्लस में, यहाँ 3√5 माइनस में, तो ये आपको कट के कितना हो गया, -2। आपको बताइए क्या, ये एक रेशनल नंबर है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या समझे कि जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कभी आपको रेशनल भी होगा और कभी आपको क्या हो जाएगा, इरेशनल। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आपको सेम बात समझना है कि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सब्ट्रैक्ट हमेशा लाइक टर्म में ही होता है। कहां पर होगा भाई, लाइक टर्म में। सब्ट्रैक्ट आपको कहां पर होगा, लाइक टर्म में। अब आपको पता है ना लाइक टर्म किसको हम कहते हैं, जहां पर रूट के अंदर का जो वैल्यू है बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो 3√5 में से, ठीक है, 4√5 प्लस, ठीक है, इसको अगर हम घटाना चाहें तो ये घट सकता है। सिर्फ संख्या देखना, माइनस वाला बड़ा है, 4√5 में से 3√5 घटेगा तो -1√5 बच जाएगा। समझ रहे ना। तो हम क्या सीखे कि सब्ट्रैक्ट भी आपको कैसे करना है, लाइक टर्म में करना है। क्लियर है इतना दूर तक। अब एक और हमारे पास टॉपिक बच चुका है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फटाफट देख लीजिए एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम अगले टॉपिक पर आए तो एक सिर्फ बच गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई का प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग समझते हैं बढ़िया से। समझ में आ रहा है सब लोगों को ना जी। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, अगर हम कहें कि दो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करें तो क्या हो, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं। तो √2 में अगर √3 को गुना करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई का जो नोट क्या होता है, नोट पहले समझिएगा। नोट, इसका जो नोट्स होता है वो कहता है कि मल्टीप्लाई लाइक और अनलाइक दोनों के साथ होगा। समझ रहे ना, मल्टीप्लाई लाइक और अनलाइक दोनों के साथ होता है। और कैसे गुना करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि कोफिशिएंट, कोइफिशिएंट को कोइफिशिएंट के साथ, समझ रहे ना। और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, दोनों के साथ गुना करते हैं। जैसे अगर भाई हम कहें तो इसके आगे में कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो पहले आप कोफिशिएंट का गुना कीजिए, 1 गुने 1 क्या हो जाएगा, 1। अब √2 गुना √3 तो आपको वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझ रहे ना। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि 3√2 इंटू 5√4, ठीक है, 5√6 इंटू 2√3 ऐसे कर दिया, तो आप इसको कैसे गुना करेंगे, आप इसका गुना करेंगे पहले कोफिशिएंट से। तो 3 इंटू 5 15, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। अब आप किसका गुना करेंगे, रूट के अंदर वाला का। तो 2 है, 6 है और 3 है, और इस तरीके से 30। अब आप देखिए 6 दूना 12, 12 तिया कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। अब आपको पता है ना कभी कभी वो रूट क्या हो जाता है, परफेक्ट में भी होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं परफेक्ट है तो 30 गुना इसका क्या हो जाएगा 6, और इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 180। अगर ये परफेक्ट में नहीं होता तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं, अगर ये परफेक्ट में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्लियर है इतना दूर तक। अब आपको क्या समझना है कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो जरूरी नहीं है कि सिंगल टर्म में, वो मल्टीप्लाई डबल टर्म में भी हो सकता है, ट्रिपल टर्म में भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें 2 प्लस √3 गुना, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 3 प्लस √3, इसको आपको गुना करना है। तो आप मल्टीप्लाई का मतलब क्या समझते हैं कि इस एक से इन दोनों को गुना करेंगे, फिर इससे आप इन दोनों को गुना करेंगे। समझ रहे हैं ना। तो हम चलिए गुना करते हैं इसको। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई की बात करें तो 2 गुना 3 प्लस √3 होगा। समझ रहे ना। उसी तरह से अगर भाई हम बात करें यहाँ से तो √3 इंटू 3 प्लस √3 हो जाएगा। अब ये गुना कीजिए, 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 गुना √3, अब ये एक रेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, तो रेशनल इरेशनल का गुना एज इट इज होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 3√3 इंटू 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3√3 प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा √9। समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 6 का 6 अब जुटेगा ना, 2√3 और यहाँ भी √3 है, इसका मतलब ये दोनों लाइक टर्म है। तो 2 को √3 और 3 को √3, 5 को √3 हो जाएगा, और इस तरीके से 5√3 हो जाएगा प्लस
√9 का मतलब क्या होता है, 3 हो जाता है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। और इस तरीके से 6 और 3 आपको 9 प्लस 5 √3, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ रहे ना। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास है जिसको हम कहेंगे डिवाइड। अब आपको क्या समझना है कि डिवाइड भी पहले कोफिशिएंट का होगा फिर वैल्यू का होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखे 6√3/4√9, सपोज दैट, मान लीजिए ये क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप इस नंबर का पहले डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो अगर हम नंबर का डिवाइड करते हैं और फिर ये रूट का डिवाइड करेंगे, और आपको क्या समझना है कि अगर रूट ऐसे लिखा है √a/b, तो आप ऐसे रूट से रूट नहीं काट सकते, आप पहले इस सबको एक साथ लिखिए और इसको आप a/b लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसी तरीके से अगर हम समझे तो ये 3/9 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर काटेंगे तो 3, और यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, 4, तो 3/4। अब ये आपको क्या कट जाएगा, तो इस तरीके से हमारा 1/3, और ये इसका डिवीजन, समझ रहे ना। तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड सब चीज देखें। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन के लिए एक अलग से क्लास लाएंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे इससे रिलेटेड वो सब देखेंगे। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, इसी में वो लास्ट टॉपिक है जिसको हम रेशनलाइजेशन कहेंगे। रेशनलाइजेशन, इसको हम क्या कहेंगे भाई, रेशनलाइजेशन कहेंगे। अब ये जो रेशनलाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है, तो कहता है कि चेंज द डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, चेंज द डिनोमिनेटर, ध्यान से समझिएगा, चेंज द डिनोमिनेटर, चेंज द डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर, उसको हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पहले आपको यही समझना है कि किसका रेशनलाइजेशन होगा और किसका रेशनलाइजेशन नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपका बन जाता है। तो अगर हम कहें तो 1/√2 क्या इसका रेशनलाइजेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम इरेशनल नंबर को ही तो रेशनल नंबर में बदलेंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें 1/√3 + 2, इसका भी रेशनल होगा, रेशनलाइजेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ √3 है, और ये जो √3 है ये इसको क्या बना दिया, इरेशनल बना दिया। अगर ये इरेशनल है तो इसका रेशनलाइजेशन होगा, समझ रहे ना। अगर मैं बात करूं 1/4, क्या इसका भी रेशनलाइजेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या है, पहले से रेशनल नंबर है, तो इसका रेशनलाइजेशन नहीं होगा। क्या 2√3/6 इसका रेशनलाइजेशन होगा, तो इसका भी नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पहले से ही क्या है, रेशनल नंबर है, समझ रहे ना। तो हम लोग क्या समझे कि किसका रेशनलाइजेशन होता है और किसका रेशनलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि रेशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे ना, तो आप लाइक जरूर करते चलेंगे। अब देखिए आगे में हम लोग समझेंगे कि रेशनलाइजेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम आपको बताया है ना कि अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रहे हैं। और ये टोटल लेक्चर हमारा 3 पार्ट में है। 2 पार्ट पहले से ही अपलोडेड है, एक पार्ट ये तुरंत अब अपलोड हो जाएगा। इसको पूरा देख के आप पूरा इसका नोट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सेम भाषा में अगर आप नोट कंप्लीट करते हैं तो आपको समझने में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। अब जैसे अगर भाई हम कहें कि 1/2√2 का रेशनलाइजेशन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको पता है ना कि जब कोई इरेशनल नंबर को हमको रेशनल बनाना है तो क्या हम उसको अलग चीज से गुना करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम उसको सेम वैल्यू से गुना करेंगे। जैसे यहाँ √2 है तो √2 से ही गुना करना पड़ेगा, √5 रहता है तो √5 से गुना करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो हम इसको किससे गुना करेंगे, √2, जो इरेशनल नंबर है आप वहीं से कर लीजिए। आप 2√2 से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर आगे काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा, क्योंकि जो आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही आपको क्या न्यूमरेटर में भी करना होता है। और इस तरीके से √2, और आपको पता है ना ये गुना दोनों के साथ होता है। गुना किसका होता है, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट से, और इरेशनल नंबर वैल्यू का इरेशनल नंबर से। अगर हम देखें तो इसके पहले कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो इस 2 को इस 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इस √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √4 हो जाएगा। और इस तरीके से √2/2 इंटू 4 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर हम देखें तो √2/4, इसको हम क्या कहेंगे, रेशनलाइजेशन। क्यों रेशनलाइजेशन कहेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपको क्या हो गया, इरेशनल नंबर के जगह रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। अब आपको समझना है एक छोटा सा बात, ध्यान से समझिएगा। ये नोट है, ये आपको क्या है भाई, नोट्स है। अगर हम समझे इस बात को
कि a प्लस बी को अगर a प्लस बी से हम गुना करते हैं तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे ना? क्या ये ऐसा अकेले हो सकता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? सिर्फ इतना हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। समझ रहे ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर रूट को हटाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां भी स्क्वायर है लेकिन ये इसका कंप्लीट वैल्यू नहीं ना है। तो अगर हम दूसरे फैक्ट की बात समझे तो a माइनस बी और a प्लस बी, अगर हम दो वैल्यू को जो सेम हो लेकिन साइन में अपोजिट हो उसको तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए क्या ये इसका एडजेक्ट वैल्यू है? क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं है। और यहाँ स्क्वायर भी आ जा रहा है। समझ रहे ना? तो ये स्क्वायर जो है क्या करेगा, रूट को काट भी तो सकता है। तो इतना बताने का बस एक ही मतलब है कि जब हमारे पास दो टर्म हो रेशनलाइजेशन का, जैसे 2 प्लस रूट 3 ऐसे कोई क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम रेशनलाइज करना चाहे सॉल्यूशन के तौर पर तो हम क्या देखेंगे भाई, 2/2 प्लस रूट 3। सही है? क्या हम इसको 2 प्लस रूट 3 से ही अगर गुना कर देते हैं, 2 प्लस, समझिएगा ध्यान से, 2 प्लस रूट 3 से ही गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और 2ab के साथ फिर से तो इरेशनल नंबर आ जाएगा ना। तो क्या ये प्रोसेस सही है? नहीं सही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे वैल्यू से गुना करेंगे जो ये दोनों वैल्यू पर से रूट को क्या कर दे, खत्म कर दे। तो अगर हम इस बात को समझे तो पहले इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं 2/2 प्लस रूट 3। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास दो टर्म है तो आप वहां पर साइन को बदल के गुना कीजिए। क्यों साइन को बदल के गुना कीजिए? क्योंकि ये जो साइन है वो किस में बदल जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर क्या करेगा, उसके जो इरेशनल पार्ट है जिस पर रूट लगा है उस रूट को ही हटा देता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए अगर आप कोई ऐसा वैल्यू ढूंढ लेते हैं जो प्लस में ही हो और इसको रेशनल कर दे, रेशनल नंबर कर दे, तो वो भी सही है, लेकिन अभी तक वो वैल्यू हमारे पास नहीं है। समझ रहे हैं ना? हम आसान प्रोसेस पर काम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 माइनस रूट 3 से गुना करेंगे। जब नीचे गुना करेंगे वही वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है? और इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर वैल्यू आया। अब हम ऊपर का गुना 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3। सही है? अब नीचे आप देखिए, ये a है, ये b है, a है b। अगर दोनों a प्लस बी और a माइनस बी है तो आप क्या करेंगे, a का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर। सही है? और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 4 2 रूट 3 बाई 4 माइनस, ये इसको क्या कर दिया, काट दिया। तो वो जो इरेशनल नंबर था वो अब किस में बदल गया, रेशनल नंबर में बदल गया। और इस तरीके से 4 2 रूट 3 बाई 1, और 1 किसी डिनोमिनेटर में हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। और इस तरीके से हम लोग पूरे रेशनलाइज के सारे इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। और बिल्कुल आप सही चैनल पर हैं। इस चैनल पर आपके जितने भी मैथ के डर हैं, कंफ्यूजन है, वो सारे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाय।